यादव, वीडियो को ऑन कीजिए, वीडियो है आपका। चलते हैं, आप क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सिविक्स का अध्ययन 3 के जो शेष पॉइंट है वो। और आज का पॉइंट होगा आपका लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका। जी हाँ, लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका। तो लोकतंत्र पर हम बहुत दिन से विचार कर रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है नहीं है। तो लोकतंत्र एक शासन पद्धति का नाम है, ये लोकतंत्र, जिसमें जनता के द्वारा शासक चुना जाता है और शासक की संपूर्ण शक्ति जनता के बीच उपस्थित रहती है, यही है लोकतंत्र। और भारत में भी लोकतंत्र शासन है। तो कह रहा है कि उसमें जनसंघर्ष की, जन मतलब लोगों की संघर्ष की क्या भूमिका होती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वा जनता होती है। अतः जनता संघर्ष के द्वारा अपने मन की बातों को जहां सरकार तक पहुंचाती है, वहीं सरकार जब जनता के विरुद्ध कोई निर्णय लेते हैं तो उसको भी जनता जनसंघर्ष के द्वारा बदल देते हैं। इतना ही नहीं, जो सरकार से काम नहीं हो पाते हैं या जो सरकार किसी भी काम को इग्नोर कर देते हैं, जनसंघर्ष के द्वारा जनता उसे भी सरकार को बताते हैं कि ये काम छूट रहा है या ये काम अनिवार्य है। परिणाम स्वरूप सरकार वो काम करते रहते हैं जो जनता के लिए जरूरी है, जो जनता के विकास के लिए आवश्यक है। अतः जनसंघर्ष लोकतंत्र में होना आवश्यक है। अगर जनसंघर्ष की व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं रहता तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो सुलझा नहीं पाते। आवाज को बंद रखिए प्लीज। अतः लोकतंत्र में जनसंघर्ष के अधिकार देकर लोकतंत्र का असली रूप तैयार किया जा रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है। अब संक्षेप में एक बार फिर से बता देते हैं, फिर इसको नोट करवाएंगे कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंघर्ष के द्वारा लोकतंत्र में जनता अपने अनुसार से शासक को चलाते हैं। साथ ही साथ शासक जब कोई गड़बड़ काम करते हैं, जनता के विरुद्ध काम करते हैं, तो उसका विरोध भी करते हैं, जिसके कारण, जिसके भय से सरकार, शासक जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जनता के हर एक बात, हर एक समस्या को सुनते हैं और फिर शासन एक राइट शासन, एक सही शासन, एक उत्तम शासन साबित हो जाता है। तो शायद लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है वो समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो एक बार पूछिए हमसे, फिर री करेंगे, और नहीं तो फिर लिखाएंगे। तो बताइए, ऑनलाइन में जो भी हैं, दिक्कत है तो बताइए। चलिए, लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंघर्ष के द्वारा जनता अपनी समस्या को आसानी से सुलझा लेते हैं। सरकार के निर्णय को चुनौती देते रहते हैं।
जिसके कारण सरकार जवाबदेही के साथ अपना काम करते हैं। परिणाम स्वरूप शासन उत्तम ढंग से चलती है। तो शायद ये पॉइंट को आपने समझ भी गए और लिख भी दिए। क्या इसमें समझने लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बिहार का छात्र आंदोलन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वोट की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए आप लोग भी मेरे भाई, बिहार का छात्र आंदोलन। जी मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार में वैसे तो कई बार अकाल पड़ा है, लेकिन 1971 और 72 में यहाँ पर मानसून सही समय पर नहीं आया, अर्थात बारिश सही समय पर नहीं हुई। अभी भी देख रहे हैं 2-4 दिन बारिश हुई है और फिर गायब है। फिर 2-4 दिन अगर आया है तो लोगों को कुछ आशा हुआ था, मशीन से भी धान लगा रहा है, लेकिन 1971 और 72 के बीच में बिल्कुल ही मानसून समय पर नहीं आया। परिणाम स्वरूप यहाँ पर धान का फसल अर्थात ये जो खरीफ फसल है वो हुआ ही नहीं, धान लगाया ही नहीं गया। लगाया नहीं गया तो यहाँ पर अन्न की दिक्कत हो गई, अन्न की दिक्कत हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, अर्थात बिहार में बेरोजगारी, भूखमरी, अन्न के बिना लोग मरने भी लगे। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जी हाँ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के छात्रों ने इंदिरा गांधी अर्थात वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। और मैं बता दूं, छात्र द्वारा आंदोलन किया गया था और कुछ ही दिनों में इस आंदोलन में किसान भी शामिल हो गया, मजदूर भी शामिल हो गया, समाज के अन्य लोग भी शामिल हो गया और फिर यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। और फिर कुछ ही दिनों में बिहार के साथ साथ देश के अन्य राज्य के भी लोग काफी संख्या में इसमें भाग लेने लगा और फिर यह आंदोलन का रूप राष्ट्रीय हो गया। और मैं बता दूं, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ा और शायद मालूम होगा कि अपने देश में पहली बार 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, 1977 ईस्वी में, और इंदिरा गांधी अर्थात कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। और उस हराने में इस आंदोलन का अहम भूमिका है, क्योंकि इंदिरा गांधी के विरुद्ध माहौल तैयार किया था ये आंदोलन, इसलिए इस आंदोलन का काफी अधिक महत्व है और जयप्रकाश नारायण का भी काफी अधिक महत्व है। मैं बता दूं, मैं एक दो नारा है जयप्रकाश नारायण का, इसमें संपूर्ण क्रांति का आह्वान क्या था जयप्रकाश नारायण ने, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। संपूर्ण क्रांति का मतलब ये हुआ कि सिर्फ किसान के लिए नहीं, विद्यार्थी के लिए नहीं, सभी समाज के लिए, सभी तरह की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का दुर्गामी परिणाम कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। मैं थोड़ा सा इस पर एक और चर्चा कर दूं। कहता है कि बिहार का छात्र आंदोलन, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के छात्र आंदोलन से क्या समझते हैं, लेकिन अधिकांशतः इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बिहार का छात्र आंदोलन कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर दिया। तो बिल्कुल 2-3 लाइन में भी इसको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं आप कि भले ही 1972-73 में जो मानसून विफल हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप बिहार के छात्रों ने
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में देश के कोने कोने से उस आंदोलन को सहयोग मिलने लगा था और फिर उस आंदोलन का रूप एक राज्य स्तरीय से राष्ट्र स्तरीय हो गया। क्योंकि शुरू हुआ था बिहार से, तो पहले राज्य स्तरीय था और फिर बाद में राष्ट्र स्तरीय हो गया। तो ये था बिहार का छात्र आंदोलन, अर्थात पहली बार कांग्रेस पार्टी को हराने में इस आंदोलन का अहम भूमिका है, इसलिए इसको इसमें मुख्य रूप से पढ़ने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जो एक बहुत ही मजबूती से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस टाइम में दिल्ली में जो इसका पहला वहां पर मीटिंग का ये सम्मेलन का ये हुआ था, उसमें इतना आदमी जमा हुआ था जो उस दिन तक अर्थात 1974 ईस्वी से पहले इतना आदमी नहीं गया था वहां पर। तो बहुत सारे इस आंदोलन के पीछे कहानी है, राज है, इसलिए इस आंदोलन को पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। तो क्या इसको समझ गए? लाइट भी तो आ गई। हेलो, लाइट भी तो आ गया ना? यस सर, यस सर, लाइट आ गया। चलिए, लाइट भी आ गया। ये इसका वो बर्तन भी खत्म हो गया। अब नोट कीजिएगा, या फिर कोई दिक्कत है? पहले दिक्कत है तो बता दीजिए। मानसून का मतलब क्या होता है सर? जी, मानसून एक हवा का नाम है, ऐसी हवा जो जल से लदे हुए रहते हैं और वो हवा जहां पहुंचती है वहां बारिश होती है। और कुछ? चलिए तो आगे बढ़े। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसे बिहार का छात्र आंदोलन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। 1972 FN 73 में बिहार में मानसून सही समय पर नहीं आया, जिसके कारण उत्पादन कम हुआ और फिर कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसको ठीक करने के लिए, जी हाँ, जिसको ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी। तब सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बिहार के छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसको संपूर्ण देश की जनता सहयोग किया और फिर वह आंदोलन राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय हो गया। मेरे भाई, इसलिए ये बिहार से शुरू हुआ था छात्र आंदोलन, इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। इसका दूरगामी परिणाम तो मैं बता ही दिया था कि 1977 में कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई थी उसमें इसका अहम भूमिका है। तो मेरे भाई, समय भी खत्म हो रहा है, आज इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे।